बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92@8। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी आपस की रस्साकशी तो जारी है, मगर इस रस्साकशी के अंदर सबसे बड़ा सवाल था, है और शायद रहेगा भी कि आम इंतखाबात 2023 का इनेकाद क्या अब होगा, नहीं होगा, कब होगा। अगर कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से देखें तो एक आईनी साल है, इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, भरपूर तरीके से होना चाहिए। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके बड़े वज़रा हैं, रहनुमा हैं, ये बात करते हैं कि इलेक्शन अपनी मुद्दत पर होगा, अपने मुकर्ररा औकाते कार पर होगा, मगर जब भी पूछा जाए तो कोई भी ये बात तयन नहीं कर पा रहा या तय नहीं कर पा रहा कि इलेक्शन तो होंगे मगर कब होंगे। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आइंदा आम इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से भी कई क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या तहरीक-ए-इंसाफ इन आम इंतखाबात का हिस्सा बनेगी, बावजूद इसके कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपने बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन में शामिल होंगे। मगर इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या उन्हें शामिल होने दिया जाएगा। फिर एक और बड़ा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई की सरहद पर तो मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान की सरजमीन पर वो कब आएंगे, क्योंकि नून लीग की तरफ से बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज तो कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो इत्तेहाद है PDM का, क्या आम इंतखाब 2023 के अंदर भी एक इंतखाब और इत्तेहाद की सूरत में उतरेगा, या फिर हम देखेंगे इलेक्शन अपना अपना और वही जो माजी में हम किस्से देखते हैं, शदीद इख्तलाफात के, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की भरपूर सियासत होती है, उसी सियासत के साथ ये लोग मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। मरदमशुमारी के हवाले से पिछले चंद महीनों में बड़े संगीन सवालात उठे थे। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील की गई थी तो उस वक्त जब इंतखाब की बात हुई थी तो ये बात और ये तस्करा भी छेड़ा गया था कि नई मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई तो इन सूबों के अंदर इंतखाब किस तरह से हो सकता है। मैं अयाज सादिक साहब को सुन रही थी गुज़श्ता रोज़, उन्होंने कहा कि मुमकिन है, हो सकता है कि पुरानी मरदमशुमारी के साथ ही आगे बढ़े। इसमें कानून क्या कहता है, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर 1 या 2 दिन पहले तहलील हो जाती है, ऐसी चहमगोइयां हो रही हैं, तो उस सूरत में कानून क्या कहता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ अपने देखने वालों के साथ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब, थैंक सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ माहिर कानून है शुएब शाहीन साहब, वो भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, आपके भी वक्त के लिए शुक्रिया। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे। आगाज में शुएब शाहीन साहब से कर लेती हूँ। जिस तरह से मैंने शुएब शाहीन साहब बात की कि वैसे तो आईनी साल है, इलेक्शन होना चाहिए, मैं कानून आइन के अलावा कुछ सियासी सवालात भी आप तमाम मेहमानों से करना चाहूंगी। आईनी साल है, इलेक्शंस होने चाहिए, मगर ये किस्सा इतना मखदूश हमें क्यों नजर आ रहा है अभी भी? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बुरा तजर्बा हमें हो चुका है कि जब 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, और उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, तो पार्लिमान ने और PDM की तमाम जमातों ने इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को ही निशाना बना लिया, उनको मिलाइन करना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट के अंदर करारदादें पास करना शुरू कर दी। और वो 90 डेज़ का जो फैसला था कि पहले जो 30 अप्रैल वाला था और सब्सिक्वेंटली 14 मई वाला फैसला था, वो सारा का सारा हवा में तहलील हो गया। और उसके नतीजे में जो कुछ सामने आया वो सब कुछ आपके सामने ही है, उसकी तफसील में जाए बगैर आज प्रैक्टिकली बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो चुका है, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक्यूज़ मुल्ज़िम जिसको वो समझते हैं कि ये एक्यूज़ है उसको उठा के ले जाएं, उनके घर वालों को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि माजी में हमने माशाअल्लाह के ज़माने में भी ये कुछ नहीं देखा जो कि आज हो रहा है। तो आज जो मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, जो PTI चेयरमैन के हवाले से पाबंदियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं उसकी तफसील में जाए बगैर, तो ये वो बिटर एक्सपीरियंस है जिसके नतीजे में आज भी प्रैक्टिकली आइन मुअत्तल है। आइन की जब बात करते हैं तो आइन तो बड़ा क्लियर है कि पहले इलेक्शंस भी 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 90 डेज़ ही आइन ये कहता है कि इंटरम सेटअप आया है, इंटरम सेटअप जो दोनों सूबों में बैठा है सिवाय इलेक्शन के वो सब कुछ कर रहा है।
और आगे जो असम्बली की मुद्दत है वो 13 तारीख को ख़त्म हो जानी है, 13 अगस्त को, और 13 अगस्त से पहले अगर उन्हें डिज़ोल्व कर दी तो 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। अगर डिज़ोल्व नहीं करते ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, वो 60 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, और उस पर किसी किस्म का कोई इबहम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इबहम इसलिए है कि आज भी PDM की जमातें इसके बारे में खुद मुतमैन नहीं हैं। कुछ लोग उसमें से कहते हैं कि जी ये अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो जाएगा, वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आज भी ये इबहम है कि क्या वक्त पे इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कल इंटरम सेटअप आके बैठ जाए। और जो ये रीजंस खुद देते थे PDM की जमातें कि जनाब ये आइन में नहीं लिखा है कि 90 डेज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ ही हुआ ना, कि जो ये कहता था कि 90 डेज़ में मैं इलेक्शन कराऊंगा और 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करा सके तो उसके बाद जनाब बैठे रहे 11 साल के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए, और अगर हुए तो बीच में लूले लंगड़े गैर जमाती। तो ये वो रीज़न्स हैं जब वो आकर के बैठेंगे, और उस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो जब मुतालबा करेंगे कि जनाब इलेक्शन कराएं तो वो कहेंगे कि जनाब इसमें तो 90 डेज़ लिखा है इलेक्शन कराएं, और अगर नहीं होते तो आगे कुछ नहीं लिखा कि क्या उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो इसी तरह की जो सिचुएशन आइंदा पैदा होगी, देखें पावर्स डेलीगेट कर दी हैं उन्होंने सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 में, वो जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी डेट देने की इलेक्शन की, वो पावर्स भी इलेक्शन कमीशन को चली गई हैं। कल इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी मैं हालात ठीक नहीं है, माजी में भी तो यही कहा ना जी हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं हैं, और जब गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया उन्होंने कहा ये तो 0.01% भी पैसे नहीं है जो हमारे पास मौजूद हैं 21 बिलियन का, हम तो इलेक्शन करा सकते हैं और पैसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर कहा गया कि जनाब जो फौज है वो बॉर्डर्स में बिजी है तो वो तो नहीं दे सकते, हम स्पेयर नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए, और उसके बाद 245 लगा के इनडेफिनेट पीरियड के लिए पूरे पाकिस्तान में फौज को बिठा दिया। अब तो कोई मसला नहीं, यानी एक दिन के लिए नहीं दे सकते थे लेकिन परमानेंट बेसिस पे उन्होंने दे दिया। ये वो वजूहात हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों में एक शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ साहब अभी पहुंचे नहीं हैं, आए नहीं हैं, वो रजवाना साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम साथी और भाई हैं, वो बताएंगे कि वो कब आना है, क्योंकि उनको टाइम चाहिए अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए, और जब तक वो नहीं आएंगे उनका जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड उनके बकौल यानी जब तक PTI को पूरी तरह क्रश नहीं कर दिया जाएगा तो वो तब तक वो इलेक्शन में नहीं शामिल होंगे। और उनको खौफ और ख़तरा है कि PTI की मैं रफीक रजवाना साहब की तरफ भी जाऊंगी जो आपने सवाल छोड़ा है, आपने ये जो सवाल छोड़ा है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उनके साथ रखूंगी। बिल्कुल मैं इसे लेके जरा क्योंकि कानूनी मामला है, मैं पहले चाहूंगी कि आरिफ चौधरी साहब की तरफ चलूँ, फिर मैं रफीक रजवाना साहब की तरफ चलूंगी। आरिफ चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से शुएब शाहीन साहब ने भी इशारा दिया और हम जानते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑन चौधरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 555 सफ़ात की एक दरख्वास्त लेके गए हैं कि जनाब अली तहलील कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। आप मुझे बताइए कि इलेक्शन का मौसम है, 2 करोड़ से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनका वोट है, वोट बैंक है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास। आईनी या कानूनी लिहाज से आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जमात के ऊपर एन इलेक्शन के मौके के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, कुछ इस तरह का एक्शन हो सकता है, आपको लगता है? और पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जब भी होता है वो इलेक्शन का मकसद तो ये होता है और मुल्क को चलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें किसी तरह का तातुल नहीं आ सकता, इसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान में तो आप ये सूरत हाल है कि जिन लोगों से तवक्को नहीं की जा रही थी या नहीं जानी चाहिए तवक्को की जा रही, खासतौर पर पोलिटिकल लोग, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और वो तलाश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में बहुत ज्यादा जमहूरियत का नाम लेते थे उनको मैंने ये कहते सुना है कि जनाब इलेक्शन का क्या फायदा, जनाब अगर जो ये ना माने। इसका मतलब ये है कि आप इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। देखिए बात यह है कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। बात यह है कि अगर आपने इस तरह के इलेक्शन मैन्यूवर्ड इलेक्शन करवाने हैं, टेंटेड इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर तो जाहिर है दुनिया इस पर एतराज करेगी। और दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जिस चीज का इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है ये जो लेके गए हैं पिटीशन, इसकी कोई जरा बराबर जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट हो या ना हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सर्वे दुनिया भर के सर्वेज के मुताबिक उसके पास सबसे ज्यादा वोट है,
उसको आप मैदान से आउट करने के लिए 14 जमातें चुनी हुई हैं और अपने आप को जमहूरी भी कहती हैं, सियासी भी कहती हैं, पाकिस्तान में आइन बालादस्ती की का नाम भी देती हैं। इसके बावजूद वो इस चीज पे कायल है और चुनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अगर हो तो जनाब पीटीआई ना हो। और ये देखिए, ये जो बयानिया पे बनाया गया है जिसपे आज हर शख्स जो है वो 9 मई से शुरू करता है, इस तरह के बयानिए हमेशा बनाए जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। जिसको खत्म करना हो, जिसको क्रश करना हो, उसके लिए इस तरह की जस्टिफिकेशन तैयार की जाती है। लेकिन बात यह है कि क्या ये बात लोग बाई कर रहे हैं? आप जाके जब वोटर्स के पास बात करते हैं तो वोटर्स जो है वो तो आपकी बात को नहीं मान रहे। वो तो कहते हैं जी हमें खंबे। अब आपने सुना हर जगह कि एक दफा पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था तो इससे ज्यादा आजादी इजहार क्या हो सकती है। और इस मामले में भी उन्होंने एक दफा इसका यानी जिक्र किया कि जनाब मैं खंबा उसको खड़ा करूंगा तो वो भी वोट, उसे भी वोट लोग देंगे। आप लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हम खंबे को वोट देंगे। यानी मतलब है कि आप इस तरह की जज्बा लोगों के अंदर एक मोहब्बत किसी के लिए मौजूद है उसको आप खत्म करें। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब लोगों को इस तरह दबाया जाता है, उनके जज्बात से खेला जाता है, उनके पैशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके ड्रीम्स को आप बर्बाद करते हैं, तो उसके नतीजे में लोग मुल्क के अंदर दिलचस्पी खत्म हो जाती है। आप जबरदस्ती उठे यानी वफादारी का हालत लेना चाहते हैं कि जी वफा करेंगे। किस तरह वफा करेंगे? वफा के लिए आज आपको लोगों की हालत के लिए सबसे ज्यादा खतरा जो मुझे नजर आ रहा है KPK की हालत। आप देखिए कि घर घर में लोगों ने झंडे लगा दिए हैं और लोगों ने कस्में उठा ली है कि जनाब अब हम ये शद्दत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। मैं रफीक रजवाना साहब की तरफ चलती हूँ। रफीक साहब, अभी शुएब शाहीन साहब ने भी आपके लिए सवाल छोड़ा था। मियां नवाज शरीफ साहब के हामी हों या फिर मुखालिफिन हों, उन सब की ये ख्वाहिश भी है और वो जानना भी यही चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सरजमीन पर कब आएंगे। और क्योंकि नून लीग ने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, तो जो 14 अगस्त की तारीख हमारे सामने आ रही कि जो 14 अगस्त को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे, इंतखाबात को वही लीड करेंगे नून लीग की तरफ से या उनके बगैर आप समझते हैं कि बात आगे बढ़ेगी? शुक्रिया जी, मेरे इन दोस्तों को भी सलाम दीजिएगा। अब सवाल इन्होंने सिर्फ एक नहीं छोड़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, इन्होंने बहुत से सवालात माजी के हवाले से भी कर दिए, जो वो सवालात के जवाबात भी आ गए, लोगों ने भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। और एक तो वो सारा कुछ इन्होंने देख लिया। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्यों फिक्रमंद है? हमारी पार्टी जाने, हमारा कायद जाने, और माशाल्लाह हमारी पार्टी बड़ी मुतहरक है, हमारी पार्टी यहाँ चल रही है, वो भी आएंगे इंशाल्लाह और इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। अब इख्तलाफी बातें या मैं कुछ कहूँ तो उसका फिर जवाब आए, या मेरे दोस्तों ने कुछ कहा तो उसका जवाब आए, तो इसी तरह से सियासत अगर हम लोग चलाते रहे, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करते रहे, या कुछ हकाइक भी होंगे, हमारी बातों में भी कुछ हकाइक होंगे, कुछ हमारे दोस्तों की बातों में भी हकाइक होंगे, तो आगे बढ़ना चाहिए। आइन में वक्त दर्ज है असम्बली का, उसकी मुद्दत का, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि अगस्त में हमारी म्याद ख़त्म हो रही है, हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी तौसीक़ का सवाल ही नहीं पैदा होता और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। और अगर माजी की तरफ जाएं तो माजी में 2018 अदम एतमाद के दरमियान जो कुछ हुआ, चादर भी रही, चार दीवारी भी रही, वज़ीर आज़म उस वक्त के साबिक़ा वज़ीर आज़म को उसकी बेटी समेत जेल में भी बंद किया गया, किस किस को बंद किया गया। तो मैं अपनी जगह पे कहता रहूँगा, दूसरी तरफ से मेरे दोस्त अपनी जगह पे कहते रहेंगे। ठीक है जी, ना मैं तनकीद कर रहा हूँ, मैं बड़ा एक बैलेंस व्यू का आदी भी हूँ और हामिल भी हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, सब चीज़ें मुझे ऊपर से पूछनी पड़ती थी, जब भी बिल पास कराना होता था तो मुझे उनको कहना पड़ता था कि मेंबरान को गए बिल पास कराएं। बात को यही ख़त्म करते हैं, इस बात को छोड़ें, सारों के सामने 218 से अदम एतमाद तक जो कुछ हुआ सब इस बात को छोड़ देते हैं रफीक रजवाना साहब, क्योंकि पहले जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था, पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि झुकाव उनकी तरफ है, अब पीडीएम की तरफ इल्ज़ाम है कि झुकाव उस तरफ है। मेरा ख्याल है कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें। हाँ, यस, इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, 2-3 बातों का मुख्तसर जवाब मैं देना चाहता था, वो मैंने दे दिया। अब मफरूज़ों पे कि ये होगा ये नहीं होगा,
मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर और साहब का पार्लियामेंटेरियन की हैसियत समझता हूँ कि हमें इनके क्या सराइयों से गुरेज करना चाहिए। हम डेमोक्रेट लोग हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, मेरे दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल वकील भी हैं और माशाल्लाह काबिल एहतराम है। हमें लोगों को एक पॉजिटिव सेंस में मैसेज कन्वे करना चाहिए, ना कि हम जो है ना अपनी पार्टी का परचम थाम के हम लोग मेरे समेत यही तकरीर करते हैं। लोग हमसे तवक्को करते हैं कि हमें एक एतदाल पसंदी का पैगाम, एतदाल पसंदी का व्यू, एतदाल पसंदी की सोच, एतदाल पसंदी का मुस्तकबिल हमें दिखाना चाहिए। इंशाअल्लाह जैसा भी दौर गुजरा उससे सबक सीखे, चाहे पहले वाला गुजरा अब वाला गुजरा, सबसे सबक सीख के आइंदा के लिए बेहतरी की गुंजाइश पैदा करे। और मैं तो किसी सियासी पार्टी पर इंक्लूडिंग पीटीआई पर जो है पाबंदी के हक में नहीं हूँ। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर उन पर जो मुकदमात में उनमें जहाँ वो बेगुनाह होंगे बरी हो जाएंगे, जहाँ में कोई खुदा न खास्ता उन पे साबित होता है और वो चीज़ें सामने हैं, 9 मई का वाक़या भी है, जो भी चीज़ें हैं, जिसने जो किया है उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए, जिसने कुछ नहीं किया, पॉलिटिकल वर्कर हो कोई हो, उस पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर बड़ी खुली बात करता हूँ और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में हम तो तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, लेवल फील्ड होना चाहिए, ना कि आरटीएस सिस्टम बैठ जाए, ना कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ हो जाए और ना कि मैनूवर किया जाए। इस तरह से अगर चलते रहे, इल्ज़ाम तराशी चलती रही, इलेक्शन से पहले एतराज़ होते रहे, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को अगर मुतनाज़ बना दिया गया तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकता, फिर ये बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान चलता रहे, जिस माशी मुश्किलात का शिकार है, किसी पर इल्ज़ाम धरे बगैर, मैं कहता हूँ इस वक्त जो मिसाक मईशत जो है वो इतना ज़रूरी है, सारे पार्टिसिपेट करें, को इलेक्ट करते हैं लोग तो बिस्मिल्लाह करें, मगर ये बात है पुराने तजर्बात, तलख तजर्बात या कोई अच्छे तजर्बात को सामने सही है। आपकी गुफ्तगू में रफीक रजवाना साहब सारी चीजें आपने बिल्कुल बजा फरमाई हैं, सारी चीजें आपके रफीक रजवाना साहब बिल्कुल बजा है, मगर आपने ये जो कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, हर शख्स जो है इस टर्म की अपने तरीके से तारीफ करता है, इसकी तफसील बताता है, वजाहत इसकी पेश करता है। मैं जब वापस आपके पास आऊंगी तो मैं आप ही से मैं पूछूंगी कि आप लोगों की जमात के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया उठा था, आप लोगों के नजदीक उसकी तारीफ क्या है, वजाहत में चाहूंगी कि आप ही दीजिए। मैं आपकी तरफ आऊंगी, मगर इससे पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब मुझे आप ये बताइएगा कि जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से बात चल रही है, हम ये बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होने चाहिए, वो अटल है अपनी इस बात के ऊपर। मुझे ये बताइए कि चहमगोइयां हैं कि शायद असेंबली को उसकी मुद्दत से 1 या 2 दिन पहले तहलील कर दिया जाए। अगर फर्ज कर लेते हैं कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना हिस्सा डालेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, इंडोर्स करेगी उसको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को पूरी हो रही है, 11 को जाए या 13 को जाए, इलेक्शन या 60 डेज में होंगे, अगर 13 को जाए और अगर 11 को जाए तो 90 डेज में होंगे। 12 अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ये अगर मगर ऐसे वैसे और चहमगोइयाँ ज़ाहिर है वो करते हैं जिनका काम है ये करना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, इसे अब पंजाब और केपी के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदालत अभी तक उस पर फैसला नहीं कर पाई है, वहाँ पे रिव्यू पिटिशंस पड़ी हुई हैं। और देखिए, कोई भी किसी को सियासी रोल अदा करने से रोक नहीं सकता, रोका जा ही नहीं सकता, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर कोई सियासी जमात खुद ही अपने सियासी रोल को अदा ना करे और वो दहशत पसंदाना और इंतशार और फितने का रोल अदा करना चाहे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त देता है? क्या उसे खुल खेलने की इजाज़त होगी कि वो इस तरह से सियासी नज़रियात की बजाय इंतशार का और फसाद के बयानिए का और सोच को परवान चढ़ाए? देखिए, सियासी जमात कहाँ है, कि कहाँ रोका है, क्या जुल्म सितम हो गया? ऐसे शोर मचा है कि मार्शल लॉ में ऐसे नहीं हुआ। क्या किसी ने मार्शल लॉ देखा है? हमारे ज़्यादा तो देखिए ना, ये क्या, वो जो वजीर थे 4 साल मज़े करते रहे, इंजॉय करते रहे बाजार पे, वो पता नहीं किधर चले गए। अब हमारे प्रोफेशनल साथियों को, जिनके पास ना तो कोई सियासी ओहदा है ना सियासी रुतबा है, वो बेचारे आके बगैर मुआवजे के एक सियासी जमात को डिफेंड कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये नैरेटिव ऐसे बनाने से नहीं बनता। आए ना सियासी जमात के वो लोग, इतना उनका दमखम है तो सामने आए, खड़े हों। किसने रोका हुआ है? अगर कोई 2 दिन में खुद ठंडा पड़ के घर चला जाता है, 74 साल की उम्र में भी अभी उसे अब नजर आ रहा है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है,
लेकिन अगर वजारत होगी तो फिर मैं 90 साल की उम्र में भी करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो मैं समझता हूँ हमने देखे हैं, मैं लीडरों की क्या बात करूं, आइए हमारे वर्कर्स के घरों में जाएं जिन्होंने ये जनरल ज़िया के आसेब का सामना किया है वो 70 की दहाई के अंदर। और मार्शल लॉ क्या होता है, हमारी नस्ल ने, हमारे वालिद वगैरह ने उसमें अगर जदोजहद की या मुश्किलात बर्दाश्त की, या उस नस्ल ने, आज तक हमें भी एक सनसनी होती है और एक कर्ब की कैफियत से गुजरना पड़ता है उस वक्त को याद करके। तो मैं समझता हूँ ऐसी नहीं है, बहुत से दोस्त हमारे हैं नहीं एक बयानिया बनाने के चक्कर में है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे साथी जो खुद डिक्टेटर्स के वकील रहे हैं या डिक्टेटर के साथ रहे हैं। मैं तो जनरल ये जो मुशर्रफ था उसके दौर में भी वकला की तहत गिरफ्तार रहा और हमने कैदोबंद देखी है। बहुत से लोग जो मुशर्रफ के साथ थे वो अब हमें जमहूरियत सिखाएंगे, आइन की बालादस्ती सिखाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूँ कि जो उनके वजीर थे वो आके करें। मार्शल लॉ के इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कभी भी आइन से आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर ये फितना ना फैलाया जाता, पंजाब असेंबली और जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली थी वो एक फर्द वाहिद की जिद से ना टूटती। अब तो चीफ जस्टिस साहब भी कहते फिर रहे हैं यूट्यूबर्स को कि ये बहुत घिनौना फेल था, दोनों वज़राए आला भी कहते फिर रहे हैं गैर जमहूरी फेल था, उनकी पार्टी की अक्सरियत भी कहती फिर रही है गैर जमहूरी फेल था। लेकिन चंद दोस्त मेरे ख्याल से हमें ही उसे सपोर्ट किए जा रहे हैं कि एक फर्द की मर्जी के तहत आइन उसके इशारे अबरू पे टूटे, असेंबलियां उसके इशारे अबरू पे टूटे। उसने तो कौमी असेंबली भी तोड़ी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी, उसे गैर आइनी कदम कहा था। अगर इसे भी देखा जाता जस्टिस अख्तर मिन्नल्ला के जो उनकी राय थी उसके मुताबिक, तो ये भी गैर कानूनी पाए थे। तो मैं समझता हूँ कोई चहमगोइयां नहीं है, इलेक्शन होंगे अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, और सियासी जमातें अपना रोल और अपना मुकाम का तयन खुद करती हैं। अगर वो खुद दहशत पसंदी की तरफ चली जाएं, जलाओ घेराव पे आ जाएं, रियासत को चैलेंज करें, तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या वो सियासी जमात हैं या नहीं है। सही है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जहां तक बैरिस्टर साहब ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की बात का हवाला दिया है, जहां तक मेरा हाफजा काम करता है तो मुझे अच्छी तरह से याद है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से अतर मिनुल्लाह साहब के इख्तलाफी नोट में बिल्कुल वाज़ेह दर्ज था कि आइन 90 दिन के हद देता है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मगर उसके बावजूद इलेक्शन नहीं कराए गए थे। एक छोटी सी ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए सवाल छोड़े जाती हूँ कि आम इंतखाब की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नई या पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर कौन कौन सी जमातें जो मुत्तफिक हो सकेंगी, और अगर इन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होती तो फिर क्या इसे एक फेयर इलेक्शन जाना जाएगा? ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। शुएब शाहीन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कुछ वो ऐड ऑन करना चाहें, फिर मैं उनसे सवाल करती हूँ। जी शुएब साहब। जी मेरा ख्याल है कि आमिर हसन साहब की गुफ्तगू का मैं जवाब तो तफसील से दे सकता हूँ, लेकिन देने की बजाय मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स बता दूँ। देखें, आज जब हम बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली की बात करते हैं, आइन की पामाली की बात करते हैं, तो हमारे सामने इंस्टांसेस हैं। अली मोहम्मद ख़ान को 7 मरतबा ज़मानत मिली है, 7वीं मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। आप शकील साहब जो हैं साबिक मिनिस्टर, उसको 7 मरतबा गिरफ़्तार किया, 8वीं मरतबा 7 मरतबा उसको ज़मानत मिली, 8वीं मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया। अली नवाज़ अवान के कल भाई को, उसकी 4 बेटियों को और उसके बेटे को, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लामाबाद से MNA है, इस्लामाबाद से उठा लिया गया। आज आप शीरी मज़ारी को देख लें, उसकी बेटी को जो कि वकील है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और 5 मरतबा अदालतों ने ज़मानतें दी, फिर उसको उठा लिया गया जेल के अंदर से, अदालत के अंदर से, अदालत के बाहर से, जब तक उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज का निज़ाम ये बन गया है कि आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और दूध के दुले हो जाएंगे। मुराद रास का पहला नाम था
जब लाहौर के पंजाब के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी उसकी 27 शरपत संदूक से काले हैं और जियो फेंसिंग का ये रिकॉर्ड है, और जिस दिन उसने 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो दूध का दूल्हा हो गया है। आज पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है चेयरमैन पीटीआई जिसके खिलाफ 180 के करीब मुकदमात बना दिए गए हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है और लोटा बनाने की फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं। ये बातें हम सब जानते हैं। शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइए कि ओन चौधरी साहब ये जो गए हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, मगर मुझे बताइए शुएब साहब कि ओन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, वो जो एप्लीकेशन 555 सफात की लेकर गए हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी? और सेकेंडली ये कि आपको नहीं लगता है कि इसके नतायज गंभीर होंगे कि जिस तरह से सोचा जा रहा है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का हिस्सा ना बने और जो उसके रिजल्ट सामने आएंगे उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, माजी के लिए वो एक धब्बे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, बदनुमा दाग बन जाएगा ये इलेक्शन हमारे लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर किसी पार्टी पे पाबंदी लगानी हो तो उसका तरीका है कि कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगानी है, वो डिक्लेरेशन देगी, वो पटिशन फाइल करेगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक आम इंडिविजुअल वो पटिशन फाइल कर ही नहीं सकता है, उसको कैपेसिटी नहीं है। पीटीएम की जमातें और ये सारी मिली भगत से ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जा रही है जिसमें ओन चौधरी साहब शामिल हैं, और वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करते हैं कि जनाब इस पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उनका नजर आ रहा है कि उनका फ्यूचर कुछ नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लोटों का मजमुआ इकट्ठा करके उन्होंने कह दिया है कि जनाब वो किसके पास जा सकेंगे। चलो, पॉलिटिकल पार्टी हो जिसका कोई माजी हो, जिसका कोई किरदार हो, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर, एक होती है उसका बयानिया। इनके पास है क्या? सिवाय किंग्स पार्टियां माजी में भी बनती रही हैं। आप देख लो क्या हुआ, जो कुछ आप 50s से लेकर के उसके बाद 60s में आप देख लो, फिर आप 70s में देख लो, और उसके बाद आते आते जब जियाउल हक ने माशाल्लाह लगाया तो लेकिन शुएब शाहीन साहब ये बात सब जानते हैं शुएब शाहीन साहब के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह से बनी और जो तहरीक इंसाफ के लोग उसमें गए हैं। ठीक, बात जरा लंबी हो गई, मुझे दूसरे मेहमानों की तरफ भी शुएब साहब जाना है, जरा थोड़ी तवील हो गई गुफ्तगू। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं शुएब शाहीन साहब के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है उसके अंदर जो नामवर चेहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए हैं, वो तो ये समझते कि भरपूर तरीके से आम इंतखाब के अंदर हम लोग हिस्सा लेंगे और इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे। रफ़ीक रजवाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि किसी सतह पर आपकी पार्टी के अंदर क्या ये बात ज़ेर बहस आई या आ सकती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ सीटों के ऊपर आप लोग एडजस्टमेंट कर लें? और मरदमशुमारी के हवाले से जो यासार साहब कह रहे हैं अभी कुछ वाज़ेह नहीं कि किस मरदमशुमारी के तहत आम इंतखाब के अंदर जाएंगे, तो ये तो एक और यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि पहले कहा गया नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए, फिर होने लगी, फिर पंजाब और केपी के इलेक्शन आड़े आ गए, फिर अब पुरानी मर्दमशुमारी से ही किस्सा आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों की पार्टी के अंदर सोच क्या है इस वक्त? इसकी 2 बातें हैं जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं। नंबर 1 बात यह, एक है इंडिविजुअल राय और एक है एक पार्टी क़यादत का एक मीटिंग में फैसला। अभी तक तो पार्टी क़यादत ने किसी मीटिंग में फैसला नहीं किया। किसी इंडिविजुअल की राय है या कोई मफरूज़ा है तो मफरूज़े पर माशाअल्लाह चैनल्स पे इतने प्रोग्राम होते हैं, ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, ये हो गया तो फिर क्या हो गया, फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि इन मफरूज़ों से निकल के हमें हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हुई है मरदमशुमारी की, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू माई व्यू, इज़ पर्सनल व्यू। मरदमशुमारी अब इन मुख्तसर वक्त में ना ही कोई नई मरदमशुमारी में हल्का बंदी हो सकती है, उसका एक प्रोसेस है, तो उसकी तो मैं तो गुंजाइश नहीं समझता मेरी राय में। और इसका कोई फैसला भी मेरा ख्याल है नहीं होगा, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये मौक़िफ़ लें कि जी मरदमशुमारी है। इलेक्शन टाइम पे होगा और ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपने कौन सा सवाल पूछा, मैं ज़रा थोड़ा सा भूल गया, वो ज़रा दोहरा दीजिए मैडम ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ। मैं पार्टी की बात कर रही थी कि आप लोग किसी सतह पे कोई एडजस्टमेंट। हाँ सर, इसकी एक ही बात, इसकी एक बात करूँगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी वो है जिसके जहाज़ भर भर के और जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाए गए और लोगों ने टिकटें वापस की पार्टियों की। और इसके बाद मजीद कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनके जो सरबराह हैं उनके कल भी मैं जनाजे में शरीक हुआ, उनके छोटे भाई आलमगीर खान साहब की डेथ हो गई है, तो इस पर ज़्यादा बहस करना आज मैं मुनासिब नहीं समझता।
आगे बात कीजिए। ठीक है, अच्छा आमिर हसन साहब की तरफ मैं आती हूँ, फिर मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल, मैं अभी आमिर हसन साहब की तरफ जा रही हूँ। आमिर हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो मरदमशुमारी के हवाले से खुल गया। उन्होंने तो, रफीक साहब ने तो मुझे कह दिया कि मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, मगर मैं ये स्टेटमेंट बता रही हूँ याद सादिक साहब की। हम सब जानते हैं कि सिंध के अंदर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन के अंदर बायकॉट किया था वो ये था कि जी नई मरदमशुमारी के तहत उन्हें लगता था कि उन्हें नज़रअंदाज किया बहुत सारे हिस्सों के अंदर। अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर आम असम्बली तहलील के बाद इंतखाब की तरफ हम बढ़ते हैं और बात फिर वही पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर आएगी, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्या एक्शन लेगी? आप लोग भी इसी तरह शामिल हो जाएंगे या आप लोग इस चीज़ के ऊपर रेजिस्ट करेंगे? देखिए, ये आईनी तकाजा है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, हल्काबंदियाँ हो और इलेक्शन हो, और पीपल्स पार्टी उसी के साथ खड़ी है। मैं समझता हूँ ये ना तो इशू है और ना इशू बनाया जा सकता है और ना बनाया जाना चाहिए। मैं बारहा कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा मुद्दत पे, जो कि वो अक्टूबर या नवंबर बनती है, उसमें होंगे। इसमें मेरे शकूक व शुबहात पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ये जो बातें बार बार की जा रही हैं, मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपना अपना रोल प्ले करना है। अभी फिर शाहीन साहब ने जो बहुत सी बातें की कि उन पर बड़ा जुल्म हुआ, 6 दफ़ा ज़मानतें। जी, कानून आइन के मुताबिक होना चाहिए। हम तो ना तो किसी को जेलों में रखने के कायल हैं, ना किसी के सियासी हक के ऊपर कोई कदगन चाहते हैं। लेकिन बात तो इतनी है कि यार, अगर आप सियासी कारकुन हैं, चंद महीने जेल में भी गुजार देंगे, मैं भी जो गुजार के आया हूँ और हमारी पार्टी की तो एक जद्दोजहद है, तो जो गुजार लेंगे तो क्या हो गया है? ये क्या बात है कि 3-4 दिन के बाद इनकी बस हो जाती है और उसके बाद ये भागने लगते हैं? ये कोई, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती। इन्हें तो खुल खेलने की इजाज़त थी, आग लगाने की, गालियाँ बकने की, चैलेंज करने की। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी को इजाज़त हुई है कि वो फौजी जनरल्स को जानवर कहे, मीर जाफर और मीर सादक एक इंस्टीट्यूशन को कहे? क्या आज तक किसी को ये कहे कि वो बच सका है? ये तो आज तक 1 घंटे के लिए कभी हवालात में नहीं गए। इतनी बातें करने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इन्हें जितना खुल खेले, 25 मई इन्होंने कर लिया, आज पूरे इस्लामाबाद को लगा ली और चीफ जस्टिस साहब ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा जी हो सकता है आंसू गैस के से बचने के लिए उन्होंने आग लगाई हो। अगर 25 मई को रोका जाता तो 9 मई ना होती, और 9 मई किसी ने इन्हें मशवरा दिया है, खुद इन्होंने अमल किया, अब उसका जवाब देंगे। 9 मई कोई भी करता, कोई भी सियासी जहन होता या गैर सियासी जहन होता, उसे कानून के मुताबिक उसका सामना करना है। अब ये रोने से तो नहीं होगा, मैं समझता हूँ। और सियासी लोग आए ना, सियासी लोग, इनके मिनिस्टर्स हैं कितने पूरे पाकिस्तान में, इनके 5, 7, 10 जो पुराने हुकूमतों में शामिल थे, सैकड़ों लोग इनके हुकूमतों में शामिल थे। आए आगे बात करें। और जहाँ तक पार्टियां बनाने की बात है कि लोटो, बिल्कुल मैं मानता हूँ लोटों की जमात नहीं चलती, किंग्स पार्टी नहीं चलती, ना मुशर्रफ की चली है ना ये चलेगी। लेकिन कोई अगर ये तो पहले तय करे कि क्या पीटीआई किंग्स पार्टी नहीं थी? क्या शुजा पाशा के जरिए उसे नहीं बनाया गया? क्या बाद में ये जनरल फैज की करम नवाजी के जरिए वो यहाँ तक नहीं पहुंची? किस तरह से लोगों को इस पार्टी के अंदर लाया गया? हमारी पार्टी के 40 साल से मुस्तनद जो कारकुन थे, जो कारकुन से MPA, MNA, मिनिस्टर्स बने, गवर्नर्स बने, उन्हें लेके आए अपनी पार्टी के अंदर। क्या उस वक्त पार्टियां तोड़ना हलाल था? और आज अगर इनकी वही पार्टी जो मांगे तांगे की सवारियों के ऊपर मुश्तमिल थी वो टूट रही है तो वावेला हो गया जी। पार्टी तोड़ी जा रही है, पार्टी तोड़ी जा रही है। कोई भी पार्टी बना तो लो यार, कोई नजरिया तो बना लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे शुएब शाहीन साहब और वर्सेस बैरिस्टर आमिर हसन साहब चल रहा है। मैं एक ब्रेक की तरफ चल रही हूँ, मगर मैं कोई एकतरफा फैसला या एकतरफा राय नहीं दे रही। अगर बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने कहा है कि जी किस तरह से ताकतवर इदारे ये वाले से बातें की गई हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि नून लीग के जो जलसे हुए थे, बाकायदा जजेस के वाले से भी तस्वीरें आवेजा की गई थी और सारी चीज़ें हुई थी। ये वो सारे मामलात हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 25 मई की बात करते हैं या हम 9 मई के साने की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि अभी तक ये सिर्फ इल्जामात हैं। जिस सबूत का हवाला बार बार दिया जाता है, तहरीक इंसाफ जो सबूत मांग रही है वो सबूत अभी तक फराहम नहीं किए गए, या फिर वो पब्लिक नहीं हुए, या फिर अवाम को नहीं बताया गया कि वाकई ये सबूत हमारे पास हैं और ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये बात छिड़ेगी, ये बहस छिड़ेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आरिफ चौधरी साहब की तरफ मैं जाऊंगी। आरिफ चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हल्का बंदियां नहीं हो पाती, अगर हम नई मरदमशुमारी के तहत बात करते हैं आगे, हल्का बंदियां नहीं हो पाती, तो इस सूरत में कानून अपना क्या रास्ता लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसको टेकअप किया जा सकता है? जो सुबह KPK और पंजाब की असम्बलियों में हमने मामलात को देखे थे, इस चीज़ के अंदर, इस तनाजुर के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है तो फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हुए नजर आते हैं? पहली बात तो यह है कि यही मामला था जब इलेक्शन के बारे में संजीदा थी अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट भी। आपको याद होगा कि उस रात, जिस रात 12 बजे का जिक्र किया जाता है कासमपुरी वाले केस का, उसमें उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था अदालत में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया था इलेक्शन के बारे में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी अभी तो हमें 5-7 माह लगेंगे, यानी जो मरदमशुमारी नहीं करवाने में और नई हल्का बंदियां करने में, हम उसमें लगेंगे। और ये हल्का बंदियों का सिलसिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि बी टीम है PDM की, और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के इशारे पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उस वक्त इलेक्शन जो था उसको उन्होंने टाल दिया, वरना वो उस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट यही कह देती कि इलेक्शन हो जाए। और आज जिस फसाद से हम गुजर रहे हैं और पाकिस्तान को जो इतना नुकसान पहुंच चुका है, ये ना होता। लेकिन उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह करके जी हल्का बंदियां होनी है और नई मरदमशुमारी होनी है। आज भी मुझे ये नजर आता है कि ये बात महज वहम नहीं, महज सोचा नहीं, महज इस तरह का ख्याल नहीं, ऐसी चीजें सोची जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो PDM है ये इलेक्शन से बिल्कुल राय फरार इख्तियार कर रही है। इलेक्शन में ये जो जितना मर्जी को कहे कि जनाब वो कह रहे हैं जी आपको शक नहीं करना, हमने शक, हमें क्यों ना हो, जब खुद वो उनके सारे काम इस तरह के हैं कि वो कहने वाले ये कह रहे हैं। खुद मरियम नवाज ने कहा, उनकी पार्टी वालों ने कहा, सब ने कहा कि जनाब जब तक वो नहीं आएंगे नवाज शरीफ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। अब नवाज शरीफ का आना और इलेक्शन में हिस्सा लेना और लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनके ख्याल के मुताबिक है, PDM के ख्याल के मुताबिक, उस और उन सब लोगों को पाबंद इस तरह या जेलों में भेज दिया जाए या वो रूपोश हो जाए, उनके खिलाफ इस तरह के केसेस बना दिए जाए कि वहां कोई नजर ना आए कि कोई PTI का वर्कर जो है वो काम कर सकता है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये सूरत हाल पैदा कर जब तक ना हो उस वक्त तक इलेक्शन का मुझे होना नजर नहीं आता। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूँ, मुझे कम अज कम कोई इतनी ज्यादा तवक्को सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो खेल खेला गया है सुप्रीम कोर्ट के साथ और इसके बावजूद सब कुछ हजम हो गया है। और इस हद तक कि अदालत के अंदर जो डिवीजन है उन्हें भी ये नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान का मसला है, इसे वो कहते हैं कि ये जी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है और मुफाद आमा का मसला नहीं है। एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि सियासी सोच रखना और बात है और पॉलिटिकल फार्चूनर होना और बात है। हमने सारी जिंदगी कोशिश ये की है, जितनी मेरी उम्र है, जब से मैंने होश संभाला है, किसी सियासी पार्टी में बाकायदा मैंने कभी शमूलियत नहीं की, लेकिन सियासी सोच रखी है। और आपका चैनल जो है ये भी गवाह है कि जिस जमाने में PTI की हुकूमत थी, वाज़े तौर पर जब खिलाफ वर्जी होती थी आइन की या बुनियादी इंसानी हकूक की, खुल के आपके चैनल पे मैं बात करता था, बाकी भी करता था। और आज जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, और यानी ये वही आवाज है कि जब आपको यूं लगे कि जनाब अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब माले गनीमत इकट्ठा करने का मामला है, उसमें वो पार्टी जो माले गनीमत इकट्ठा करने वालों की जुबान और लहजा, वो मेरे और शोएब शहीन के बारे में भी गुफ्तगू इसी तरह करते हैं। शोएब शहीन के पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है। वक्त मेरे पास, आपके पास वक्त कम है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये करूंगा कि सही है, ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। मैं चाह रही हूं कि तमाम मेहमानों की राय इसमें शामिल हो जाए। पाकिस्तान के साथ इस हद तक आगे ना चले जाए कि एक तरफ पाकिस्तान के अवाम और एक तरफ ये ताले आजमा हो और ये किसी को ये ठीक है। आरिफ चौधरी साहब ने ये जो बात की है ये बड़ी संगीन है। आरिफ चौधरी साहब ने ये जो बात की है ना, रफीक रजवाना साहब, ये बड़ी संगीन है अपनी हैसियत के अंदर। पहली बात तो ये कि उन्होंने बहुत सी बातें की है, मेरे दोस्त हैं, कौन सी बात का जवाब देना चाहते हैं? मैंने पहले ही आपसे यही आपके सामने रखा। मैं रफीक रजवाना साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं प्लीज चाह रही हूँ कि आप मुझे बता दें, आप लोगों की जमात के अंदर ये जो बयानिया लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या है, इसकी तारीफ सर वजाहत करें, क्या है ये?
देखें, सबसे पहले तो ये मुझे जरा जल्दी से मियां जवाब नवाज दे शरीफ दीजिए साहब आप। और मरियम नवाज साहिबा जेल में थी 2018 के इलेक्शन में। लेवल प्लेइंग फील्ड है, सारी पार्टी को इजाजत है, कौन सी रुकावट है? क्या पीटीआई के खिलाफ कोई ऐसा फैसला है जिसमें दे हैव बीन स्टॉप टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन? और मियां स्टॉप टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। मियां नवाज शरीफ आएंगे, जरूर आएंगे, उनसे नहीं, क्यों आप खौफ लोग क्या ज्यादा है? चाहते हैं? आप लोग बात चाहते हैं यह है कि मालिक आप लोग गनीमत की चाहते हैं बात तरीके करते से आपके हैं। चेयरमैन को अल-कादिर इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी लेवल प्लेइंग फील्ड है। 190 मिलियन पाउंड के पैसे ये कहाँ गए? तोशाखाना कहाँ गया? इलेक्शन कमीशन तोशाखाना का फैसला करे तो बी टीम, इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंड का फैसला करे तो बी टीम। भाई इंसाफ की बात करें, हम तीनों वकील हैं, चारों, इंसाफ की बात करें, आइन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात बाद में आती है। हमने फाइलें, हमने ब्रीफ तो उठाए हुए हैं जमातों के, मगर सबसे पहले सुप्रीम आइन है, सबसे पहले आइन है, कानून है। हम लोगों को जाते हुए आपके इस प्रोग्राम से क्या मैसेज दे जाएंगे कि जो वकील, जो आइन का मुहाफिज जिस जमात में है उसी का ही परचम उठा के खड़े रहना है, या कुछ लोगों को उसने अच्छा सबक छोड़ के भी देना है, छोड़ के जाना भी है? ये शुएब शाहीन साहब की तरफ आखिरी मैसेज शुएब शाहीन साहब, रफीक रजवाना साहब क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं कि माहिर कवानीन झंडे लेके फिर रहे हैं? शुएब शाहीन साहब, आखिरी आपकी जुमला। देखें मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, मैंने किसी को नहीं कहा, मैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। देखिए, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ। जी, मेरे रजवाना साहब ने बहुत अच्छी बात की है। हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक, देखें, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी बड़ी इस लिहाज से अच्छी बात की है कि हमें आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम करना है और उसी की बात करनी है। हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं इनकी बात ये बहुत दुरुस्त है और अच्छी बात है, लेकिन काश के रजवाना साहब के हाथ में हो, काश के रजवाना साहब जैसे लोग पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों और आगे बैठे हुए हों और मुख्तदर तबकों और हल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मेरे तमाम का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर तमाम लोगों को ज़हमत देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।